चलिए वजह हम लोग प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। देखो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसमें वजह अगर मैं आपको ये कहूँ, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है आज का। अगर मैं इसमें फंक्शन का वैल्यू निकालता हूँ जीरो पर, तो आपका जो आंसर आएगा वो गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन का कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे तो a इंटू जीरो स्क्र प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी। इसका मतलब ये है कि जब आप ये कर्व बनाएंगे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस कर्व के ऊपर आपका एक पॉइंट होगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट जीरो है तो y कोऑर्डिनेट आपका c हो जाएगा। अब ये अगर आपका सिस्टम है तो पॉइंट जो आपका जीरो कॉमा सी है, उसमें अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी कि आपका कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो अगर जीरो कॉमा सी है और वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली सी पॉजिटिव होगा। और अगर पॉइंट जो है वो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन के कर्व के ऊपर है और वो आपका एक्स एक्सिस से नीचे है, तो ये पॉइंट अगर जीरो कॉमा सी होगा तो ऑटोमेटिकली इस केस में सी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। So remember, 0 comma c is a point on the graph of a quadratic function. If this particular point will be on the positive side of y-axis, then the y coordinate is positive. And if this particular point is on the negative side of the y-axis, I mean to say the curve is cutting the negative side of y-axis corresponding to 0, then the y coordinate c will be negative. फिर वजह आपके पास अगर मैं ये कहूँ कि मैं गिवन फंक्शन का वैल्यू वन पर निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं गिवन फंक्शन का वैल्यू वन पे निकालूंगा तो दिस विल बी ए इंटू वन स्क्र प्लस बी इंटू वन प्लस सी हो जाएगा। एंड आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस। तो जो आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप इस गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो उसके ऊपर आपका x को अगर हम वन पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू होगा, यानी फंक्शन का वैल्यू विल बिकम a प्लस बी प्लस सी। और ये ध्यान रखिए a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन में कॉफिशिएंट्स का सम होता है। सिमिलर फैशन में अगर मैं y का वैल्यू निकालता हूं, जब मैं x को माइनस वन पुट कर रहा हूं, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन विल बी a टाइम्स माइनस वन स्क्र प्लस b इंटू माइनस वन प्लस सी। एंड आई थिंक यू आर गेटिंग सिंपली इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी। तो आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जब बनेगा तो उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन होगा, तो करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट विल बी ए माइनस बी प्लस सी। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब आइए वजह इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह के होंगे, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। देखो मेरा पहला सवाल ये है, इसमें दो स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर वन है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस वन इज माइनस फोर बाय थ्री। और स्टेटमेंट नंबर टू है दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेवन एक्स स्क्र माइनस आई एम सॉरी माइनस सेवन एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू इज मोर देन द maximum value. It is minus x square minus x minus one. अब देखो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। आपका जो पहला स्टेटमेंट है उसमें मैंने कह रहा हूं कि
मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 4x+1। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इनकेस अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें कॉफिशिएंट ऑफ x² जो है वो आपका पॉजिटिव है, ये है आपका कॉफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो इस समय इस गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, सो मिनिमम वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू माइनस डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स k। तो अगर आप यहां पर देखेंगे मुझे, तो इस केस में इफ यू लुक एट द क्वाड्रेटिक केयरफुली, तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसमें अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, सो डी का वैल्यू जो है इट विल कम आउट टू बी -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3। So ultimately this will come out to be equal to 16 minus 12 which is equals to 4। तो d आपके पास आ गया। तो अब आपको मालूम है कि इसमें जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का जिसको हम स्मॉल ए कहते हैं, तो स्मॉल ए का वैल्यू है जो आपके पास 3 है। सो आई थिंक नाउ वी आर एबल टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा -4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x² विच इज 3। सो कटिंग हो जाएगा। सो आई थिंक यू आर गेटिंग द आंसर इज कमिंग आउट टू बी -1/3। सो दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपके पास एक गलत स्टेटमेंट हो। अब आइए जो बात करते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट की। देखो सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू, the maximum value of minus times 7x² plus x minus 2 is more than, I'm again writing the problem, is more than the maximum value of -x² minus x minus 1। ये जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है, यू हैव टू चेक वेदर दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू और फॉल्स। देखिए जब भी किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपका कॉफिशिएंट ऑफ x² जो है वो नेगेटिव आता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका -d/4a होता है। तो इस समय जो ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका जब आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी -d/4a। यहां पर जो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस केस में भी आपका कॉफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, तो आपका मैक्सिमम जो आएगा वो ऑटोमेटिकली -d/4a होगा। सो पहले क्वाड्रेटिक के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बनेगा 1 -4 इंटू -2 इंटू -7। अल्टीमेटली द d इज कमिंग आउट टू बी 1 -56 एंड दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू -55। और इसमें अगर आप देखेंगे तो a का वैल्यू -7 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पहला क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स d इज कमिंग आउट टू बी -55। सो माइनस टाइम्स -55 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -7। नटशेल में यू आर गेटिंग सिंपली 55 अपॉन -28। 55 अपॉन -28 का वजह वैल्यू जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास -1 से छोटा होगा। अब आ जाइए इस तरफ, ये आ गया मेरे पास, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। अब मैं बात करता हूं इस समय इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू के बारे में। देखो इस केस में जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग आउट टू बी -1 का कंप्लीट स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -1। आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी 1 -4 एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू -3। सो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली दो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो वजह आपके पास जो आएगा दिस विल कम आउट टू बी -3 डिवाइडेड बाय आपका बनेगा 4 इंटू -1। सो नटशेल में आप देखेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी -3/4। अब वजह ऐसा है कि एक -3/4 आ रहा है, एक आपका -55 बाय -28 आ रहा है।
अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो ये स्टेटमेंट आपके पास है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि -3/4 जो है वो आपका बड़ा होगा एज कंपेयर टू -55/-28। सो यस। आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप आप मेरी बात समझोगे। एनी क्वेश्चन गुरमन? नो सर, डन। तो स्टार जो है मैंने यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, जो स्टार 1 जिसको मैंने यहाँ मार्क किया, इसको मैंने स्टार 2 मार्क किया है। स्टार 1 जो है वो ऑटोमेटिकली आपका स्टार 2 से छोटा है। अब आइए जो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो सुनिए। देखिए हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आर्टिकल रिगार्डिंग द साइन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दिया हुआ है y = fx = ax² + bx + c। हम इसका साइन स्टडी करना चाहते हैं। साइन स्टडी करने का मतलब है हम y को स्टडी करना चाहते हैं, fx को स्टडी करना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ax² + bx + c। नाउ लुक एट द फर्स्ट केस। देखिए अगर आप कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्क्रिमिनांट जो है वो नेगेटिव है, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर डी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपका इक्वेशन नंबर 1 का जब भी ग्राफ बनेगा वो कभी भी आपका एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा। तो ऐसा वजह अगर आपका डी नेगेटिव है और मैं ये कहता हूं कि कॉफिशिएंट ऑफ x² आपका पॉजिटिव है, देखो डी नेगेटिव ये बता रहा है कि आपका ग्राफ जो है वो ना तो टच करेगा ना कट करेगा, तो ए पॉजिटिव बता रहा है कि वो अपवर्ड पैराबोला होगा, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ जो है वो आपका कुछ इस तरह का बनेगा। अब देखो ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये है रियल नंबर लाइन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। आप अगर गुरमन ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है ना जो वो आपका एक्स एक्सिस से ऊपर चला गया। जब ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से ऊपर चला जाता है तो ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एफ एक्स यानी कि ax² + bx + c पॉजिटिव हो जाता है। तो हम ये कहेंगे जी इसका मतलब ये है कि अब आपका वाई या फिर आप ये कहिए एफ एक्स जो है वो ऑटोमेटिकली मोर देन 0 हो जाएगा, चाहे आप एक्स को कोई भी रियल नंबर क्यों ना ले लें। यानी इस समय इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी का जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ भी हो, लेकिन ये कंफर्म होगा कि जो वाई कोऑर्डिनेट है जिसको हम वाई कहते हैं या एफ एक्स कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आइए वजह इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी को सुनिएगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि डी नेगेटिव है और अब आपका ए भी नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली वजह ये आपका सिस्टम होगा इस तरह से। ठीक है, अगर ये सिस्टम है तो यहां पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं। देखिए ये अगर आपके पास सिस्टम है, अब आप ये कहते हैं कि ये -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक आपका रियल नंबर सिस्टम है, तो डी नेगेटिव बताता है कि ग्राफ ना तो टच करेगा ना कट करेगा, तो ए नेगेटिव बता रहा है कि डाउनवर्ड। ऑटोमेटिकली जो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का। अब देखो एंटायर जो ग्राफ है ना वो आपका एक्स एक्सिस से नीचे आ गया, तो इसका मतलब है इस ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करता है वाई या फिर आपका एफ एक्स जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, चाहे आपका एक्स जो है वो कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो। यानी इस समय इस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट मार्क कर दीजिएगा, हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा, रिस्पेक्टिव कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। अब देखो ये जो फर्स्ट केस है ना, इसको मैं अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करूंगा ना तो मैं इसका रिवर्स कंडीशन आपको बता, जहां वजह प्रॉब्लम आएगा मुझे बताइए। देखो रिवर्स कंडीशन का मतलब है कि मैं इसको पढ़ कैसे रहा हूं न्यूमेरिकल्स के लिए। रिवर्स कंडीशन में क्या होता है कि मैं इस चीज को पहले लिखूंगा और ये जो इंफॉर्मेशन जिस चीज के बेसिस पर आई है उसको मैं बाद में इंटरप्रेट करूंगा। यानी कहने का मतलब है मेरा रिवर्स कंडीशन में पहला पॉइंट ये आता है जी, कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन में एफ एक्स जो है वो आपका 0 से बड़ा है, चाहे एक्स कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो जाए।
तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनांट है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये तभी पॉसिबल है जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम ए कहते हैं, वो पॉजिटिव होगा, और आपके पास जो डिस्क्रिमिनांट है वो ऑटोमेटिकली हैज टू बी लेस देन जीरो। सो वेन एवर यू आर गेटिंग ए प्रॉब्लम ऑफ दिस कैटेगरी जिसमें ये लिखा हो कि एफ एक्स को हम पॉजिटिव चाहते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि उस क्वाड्रेटिक में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए और क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होना चाहिए। और जो आपका जो सेकंड पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं एफ एक्स को नेगेटिव चाहता हूं हर एक्स के लिए, तो आपके दिमाग में ना ये पिक्चर जरूर आनी चाहिए कि ये वाली पिक्चर की बात कर रहा हूं। तो ये पिक्चर क्लियर कट इंडिकेशन है कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, और ना तो वो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, यानी कि डी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये जो दो मैंने पॉइंट्स बताए ना रिवर्स कंडीशन के, इनको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। नो सर। चलिए अब मैं इसका न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ जो आपके पेपर में आया हुआ है। और न्यूमेरिकल को समझना हो, जो इसने न्यूमेरिकल को ना बहुत अजीब तरीके से इंटरप्रेट किया है। देखो इस क्वेश्चन को पहले आप दोनों इसकी स्टेटमेंट्स को समझना। तो पहली स्टेटमेंट तो ये हो जाए, आपका जो पेपर में आया है वो सेकंड स्टेटमेंट है, वो मैं बताता हूँ। मेरा सवाल ये है कि के निकाल के बताइए। आपने के निकाल के बताना है अगर एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 9 ये आपका जीरो से बड़ा है, चाहे एक्स कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा है एफ एक्स। तो क्वेश्चन है कि के निकाल के बताओ अगर एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये मैंने आपको क्वेश्चन इंटरप्रेट करके दिया। आपके पेपर में जो प्रॉब्लम आया है उसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। उसने कहा है कि द एक्सप्रेशन, केवल जो प्रॉब्लम को ना वर्ड फॉर्मेट में दे करके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लेके जाया जाता है। तो ये कहा है द एक्सप्रेशन एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 9 becomes positive, becomes positive for what value of k, for what value of k, और ब्रैकेट में कोट किया हुआ है गिवन दैट कि x जो है वो आपका रियल है। ठीक है, इसमें मुझे आपके ऑप्शन इस तरह से हैं। ए पार्ट इज k is going to be less than 6, b part is going to be k is going to be more than 6, c पार्ट है कि आपका जो k का मैग्नीट्यूड है वो 6 से कम है। देखो के का मैग्नीट्यूड 6 से कम तभी होगा अगर के जो है वो आपका -6 से 6 के बीच में होगा। तो सी ऑप्शन जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और डी ऑप्शन में जो आपके पास है कि जो के का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है। देखो ये तभी हो सकता है अगर के जो है वो आपका -6 भी होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए और उसके बीच में होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे इंटरप्रेट करें। इसमें क्या हो जाए कि मुझे के निकाल के बताओ अगर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 जो है वो पॉजिटिव है फॉर एवर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आई थिंक आई हैव टू यूज द कंडीशन कि आपका एफ एक्स जो है अगर वो पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये तभी होगा प्रोवाइडेड आपके पास एफ एक्स में जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जो मुझे साफ दिख रहा है क्योंकि वो 1 है, वो आपका पॉजिटिव है, और आपके पास इस गिवन क्वाड्रेटिक का जिसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं उसका डी नेगेटिव होना चाहिए। एंड वर्ड का मतलब है दोनों में कॉमन। वन मोर देन जीरो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन डिस्क्रिमिनांट जब आप निकालेंगे इस केस में जो डिस्क्रिमिनांट आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू के स्क्र -4 × 9। सो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं के स्क्र -36 हैज टू बी लेस देन जीरो। सो के स्क्र -36 लेस देन जीरो का मतलब के स्क्र किससे कम होगा, 6 स्क्र से।
देखो, अगर के स्क्वायर 6 स्क्वायर से कम है तो ये तभी पॉसिबल होगा प्रोवाइडेड जो के है वो आपका -6 से 6 के बीच में हो, क्योंकि जब भी के -6 से 6 के बीच में रहेगा यू विल फाइंड द एवरी वैल्यू ऑफ के स्क्वायर विल बी लेस देन 6 स्क्वायर। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेसिकली योर सी पार्ट। तो सी पार्ट जो है ना वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते एट एनी स्टेज। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जो मैं अगला पेज लेके आ रहा हूँ उसमें देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ जो आपके साथ सेकंड केस के बारे में। लुक एट द केस टू। देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू जीरो है, तो आपको ये समझना है कि जब भी डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू जीरो होता है तो आपका जो ग्राफ है वो सिर्फ टच करता है। अगर डी इक्वल टू जीरो है और ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि अगर ये सिस्टम में बनाता हूँ, ये आपके पास सपोज करो इट इज द एक्स एक्सिस। देखो, ये आ गया वजह आपके पास एक्स एक्सिस। अब डी आपका जो है वो इक्वल टू जीरो है तो ग्राफ टच करेगा, ए पॉजिटिव बता रहा है कि अपवर्ड पैराबोला, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। अब देखो, जब मैंने ग्राफ आपका ऐसे बनाया ना तो इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो हर पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा, इरिस्पेक्टिव कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट इन सभी पॉइंट्स पर क्या है। यहां पर जो है ना वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, जिसको मैं यहां थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, बाकी सभी जगह पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट का मतलब एफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, चाहे आप एक्स को कोई भी रियल नंबर क्यों ना ले। इसी तरह से वजह अगर मैं आपको ये कहूं कि डी इक्वल टू जीरो है और अब आपका ए नेगेटिव है, तो डी इक्वल टू जीरो और ए नेगेटिव अब आपको ये बता रहा है कि इस केस में आपका ग्राफ तो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन डी इक्वल टू जीरो है तो वो सिर्फ आपके पास टच करके चला जाएगा, कुछ इस तरह का बन ऑटोमेटिकली इस पॉइंट को जिसको मैं डार्क कर रहा हूं इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, बाकी सभी जगह पर आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है इट हैज टू बिकम नेगेटिव। तो कहने का मतलब है होगा क्या वजह कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है इट इज नाउ गोइंग टू बिकम लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे क्रॉस मार्क किए इनमें आपका एक्स कुछ भी हो, लेकिन ये कंफर्म है कि एफ एक्स या फिर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा जीरो या फिर नेगेटिव होगा। इसमें कोई सवाल है गुरमन तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, समझ गया। चलिए लुक एट द केस नंबर 3। देखो, केस नंबर 3 आता है कि जब आपका डी पॉजिटिव है। देखो, डी पॉजिटिव ये बताता है कि आपका जो ग्राफ है ना अब वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करे। तो ऐसा वजह अगर डी पॉजिटिव है और मैं कहूं कि ए पॉजिटिव है तो आप ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इस समय जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। देखिए, कुछ इस तरह का होगा। अब ऐसा गुरमन, जब ये दो जगह पे कट कर रहा है ना तो जिन दो जगह पर ये कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, उन दोनों जगह पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। और ये जो दोनों पॉइंट है ना ये आपके पास ऐसे होंगे, ऐसे एक्स होंगे जिन पे वाई जीरो आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये रूट बन जाएंगे। तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो चलो मैं इसको सिर्फ अल्फा और बीटा ही लिख रहा हूँ। ये आ गया बच्चा आपके पास अल्फा, जहां प्रॉब्लम होगा बच्चा मुझे बता दीजिएगा। ये आ गया बीटा। अब देखो, इस ग्राफ को ना आपने जो है वो स्टडी करना है बहुत ध्यान से। आप अगर देखोगे तो मैं माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में जब भी एक्स को लूंगा तो इस पोर्शन में होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ना ये वैल्यू जो वर्टिकल लाइंस जो है ना ये बता रही है कि यहाँ यहाँ पे वाई होगा। सॉरी, यहाँ पे देखो इन सभी जगह पे वाई रहेगा।
तो इन सभी जगह पे y होने का मतलब है कि बेसिकली y आपका पॉजिटिव होगा। और जब भी आप x को बीटा से बड़ा लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर y होंगे, तो ऑटोमेटिकली y यानी कि fx पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं मुझे कि जब भी x आपका अल्फा से छोटा होगा या फिर x आपका बीटा से बड़ा होगा, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन बताता है कि नाउ एफ एक्स इज गोइंग टू बिकम मोर देन जीरो। और दूसरा वजह अगर आप ध्यान दोगे तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझ आएगा, वो ये है कि जब भी मैं x को अल्फा से बीटा के बीच में लूंगा, कोई भी x अगर मैं अल्फा से बीटा के बीच में लूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर होंगे जो y कोऑर्डिनेट्स। तो आप जानते हैं क्योंकि ग्राफ जो है वो आपका एक्स एक्सिस से नीचे है, तो इन सभी पॉइंट्स पर y नेगेटिव होगा। तो आप ये कह सकते हैं मुझे कि जब भी x आपका अल्फा से बीटा के बीच में आएगा तो ये इंडिकेशन है कि अब आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाए। और मेरा ख्याल से इसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी मैं एक्स को अल्फा या बीटा लूंगा तो वो इंप्लाई करता है कि नाउ आई थिंक एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बिकम इक्वल्स टू जीरो। अब आइए वजह हम बात करते हैं कि अगर डी आपके पास पॉजिटिव है और ए जो है वो अब आपका नेगेटिव हो जाता है। देखो जो ए अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो डी पॉजिटिव तो बता रहा है कि दो जगह पे कट करेगा, ए नेगेटिव कह रहा है कि डाउनवर्ड होगा। तो अगर मैं इस तरह का सिस्टम बनाऊं तो ऑफ कोर्स ये वजह आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपका एक्स एक्सिस होगा। ये ग्राफ आपके पास रहेगा कुछ इस तरह का ग्राफ। इसको मैं थोड़ा सा अगेन रब कर रहा हूँ, मुझे अच्छा बनाते हैं इसको। ये देखिए ग्राफ आपका ऐसे बना कुछ इस तरह का। अब देखो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। जस्ट मोमेंट, ये देखिए। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये अल्फा होगा और ये बीटा हो जाएगा। तो अब जब भी आप एक्स को अल्फा से कम लेंगे, इस पोर्शन में एक्स होगा तो ऑटोमेटिकली उसके करस्पॉन्डिंग ये जो रेड पेन में मार्क कर रहा हूँ ना क्रॉस, ये होंगे वाई कोऑर्डिनेट। और जब मैं एक्स को बीटा से आगे लूंगा, यहाँ पे लूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होंगे। तो आप ये कह सकते हैं इस केस में जब भी एक्स वजह आपका अल्फा से छोटा होगा या फिर एक्स आपका बीटा से बड़ा होगा, तो वो क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि अब आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और देखिए जब मैं एक्स को लूंगा यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में, तो इस पोर्शन में जब भी आपका एक्स हो, तो इस पोर्शन में जब भी एक्स होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर आपके पास वाई कोऑर्डिनेट्स, तो ऑटोमेटिकली वाई विल बिकम पॉजिटिव। तो आप ये कह सकते हैं एक्स जब भी आपका अल्फा से बीटा के बीच में होगा तो ये इंप्लाई करता है कि नाउ द एफ ऑफ एक्स हैज टू बिकम मोर देन जीरो। और नटशल में आप ये कह सकते हैं लास्ट में कि एक्स इक्वल टू अल्फा हो या बीटा हो, वहां पर आपका एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है इट विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। इसमें कहीं पर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। नो सर। अब आते हैं मुझे न्यूमेरिकल। देखो मैं एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर हम थोड़े से अलग ट्रैक के प्रॉब्लम्स करेंगे और एक टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन मुझे इस तरह से है। इसमें ये कहा गया है द सेट ऑफ वैल्यूज, आपको बताना है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन the set of real values of x for which the expression x square minus 9x plus 20 is negative, वो आपके नेगेटिव होनी चाहिए, इज नेगेटिव।
सो यू हैव टू टेल मी कि आपके एक्स की कौन सी रियल वैल्यूज होंगी जिनको लेने पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस। ए पार्ट इज कि एक्स आपका -4 से 4 के बीच में होगा वैसे। बी पार्ट की एक्स आपका 4 to 5 के बीच में होगा। सी पार्ट की एक्स आपका 4 से छोटा होगा, या फिर एक्स आपके पास 5 से बड़ा होगा। एंड द डी पार्ट इज एक्स आपका -4 से 5 के बीच में होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के ना आपके दो तरीके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। तो पहला वे देखिए। पहला वे तो ये है कि आप चाहते हैं कि एक्सप्रेशन अगर ये नेगेटिव है तो कौन कौन से रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। देखो, मेथड नंबर वन जो है वो आपका सबसे एलिमेंट्री मेथड है। वो ये कहता है कि x² -9x + 20 जो है अगर वो नेगेटिव है तो कौन कौन से रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। आप एक काम करिए बच्चे, इस पूरे पोर्शन को आप स्प्लिट कर सकते हैं। इसको आप स्प्लिट करेंगे तो 20 के आपके फैक्टर बनेंगे 5 और 4, और आपके -5 और -4 भी बन जाएंगे जिनका सम आपका -9 के इक्वल हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं x² -5x -4x + 20 हैज टू बी लेस देन 0। This portion will be taken as like this way: x into x -5 -4 into x -5 has to be less than 0। अब ये वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो x -4 into x -5 will become less than 0। तो यहाँ पे बचे जब x -4 into x -5 लेस देन 0 है, तो ये तभी हो सकता है जब x आपका 4 to 5 के बीच में है। तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी योर बी पार्ट। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, वो मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, बट अप्लाई आप यहाँ पर फर्स्ट मेथड ही करिए। यस। देखो दूसरा मेथड ये कहता है मुझे, हाँ कोई क्वेश्चन है गुरमन? नो सर। दूसरा दूसरा मेथड ये कहता है कि आपका ना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। आपको ये कह रहा है कि कौन कौन से रियल वैल्यूज के लिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो आपका नेगेटिव है। आप मुझे बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसको मैं नाम देता हूं f(x) = x² - 9x + 20। अभी आप जानते हैं इसको आप ऐसे लिख पाएंगे, हमने अभी किया है, इसको हम लिख पाएंगे x-4 into x-5। वो मैंने अभी आपको फैक्टराइजेशन करके बताई है। देखो, इसको आप ऐसे लिख, तो गुरमन जब आप इसको x-4 into x-5 लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लियर कट है कि आपका जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसको आपने रिजॉल्व कर दिया दो लीनियर फैक्टर में। तो इसका मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, और मोर ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ग्राफ बनेगा आपका अपवर्ड पैराबोला, लेकिन वो दो जगह पे कट करेगा। तो ऑटोमेटिक वजह इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट x4 होगा और इसका x कोऑर्डिनेट 5। अब सवाल ये गुरमन कि आप fx को चाहते हैं यानी y नेगेटिव चाहते हैं तो कौन कौन से x के लिए। अगर आप इसमें पिक्चर को ध्यान देंगे तो वजह एक बात आप समझेंगे कि जब भी मैं x को 4 से 5 के बीच में लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे होंगे। तो आप मुझे बताओ, x जब भी 4 to 5 के बीच में है तो उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका नीचे होगा। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स नेगेटिव होगा। तो आप तो एफ एक्स को नेगेटिव चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे जी कि आपका एफ एक्स जो है वो नेगेटिव तब होगा जब एक्स आपका 4 से 5 के बीच में होगा। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, बट तो मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन एक बता दी कि ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेथड नंबर वन इज द बेस्ट। यस। मुझे एक तरह से आपका टॉपिक जो है वो अब आपका एंडिंग स्टेज पे है, ठीक है। तो मैं अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ, वो जरा सुनिएगा। देखो, ये मुझे एक नोट है जिसको आपने समझना है। ऐसा हो जाए, आपको ना सपोज करो f(x) एक पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा कि जी आप f(x) को
किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करो। देखो, जब आप एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर जो होगा वो बेसिकली आपने जब x माइनस ए से डिवाइड किया ना, तो x माइनस ए को आप जीरो पुट करेंगे तो यहां से x का वैल्यू a आएगा। यही x का वैल्यू a जो है ना, वो फंक्शन में डाल दीजिए, तो रिमाइंडर जो आपके पास आएगा वो फंक्शन की वैल्यू एट a आएगी। ये आ गया जो रिमाइंडर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका रिमाइंडर, जिसको हम बोल रहे हैं एफ ऑफ ए, अगर रिमाइंडर आपका एफ ऑफ ए जो है वो मान लीजिए जीरो के इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब बेसिकली ये होगा वजह कि नाउ एक्स माइनस ए विल बी a फैक्टर ऑफ, वो आपका किसका फैक्टर बन जाएगा, वो बन जाएगा फैक्टर ऑफ एक्स माइनस ए। इस बात का ध्यान रखिए। अगर रिमाइंडर आपका एफ ऑफ ए जीरो हो जाता है तो ये इंप्लाई करता है कि एक्स माइनस ए विल बी a फैक्टर ऑफ, आई एम सॉरी, विल बी a फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो, आपका एक प्रॉब्लम मैं यहां पे दे रहा हूं, उसको जरा देखिएगा। क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है इफ एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी लीव्स द सेम रिमाइंडर 5, leaves the same remainder 5 when divided by x minus 1 or x plus 1। यानी आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी जो है ना, उसका रिमाइंडर 5 आ रहा है जब आप उसको x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं x प्लस वन से। तो आपको बताना है देन द वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। Look at the options 0 and 4, b part is 3 and 0, c part is 0 and 3, d part is 4 and 0। देखो जी, एक सिंपल सी बात है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसको अगर आप x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपके पास 5 आ रहा है। इसी को जब आप x प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी 5 आ रहा है। तो जब आप एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर होगा फंक्शन का वैल्यू 1 पर। और वो कितना बनेगा, वो बनेगा 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू वन प्लस बी। और वो कितना दिया हुआ है वैसे, आपको 5 दिया हुआ। सिमिलरली, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस वन से, तो रिमाइंडर क्या होगा, वो होगा फंक्शन का वैल्यू माइनस वन पे, क्योंकि आप एक्स प्लस वन को जीरो पुट करके जो भी एक्स आएगा उसको इस समय यहां पुट कर दीजिएगा। इसको हम एफ एक्स मान के चल रहे हैं। तो एफ ऑफ माइनस वन क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस आपके पास होगा ए इंटू माइनस वन प्लस बी हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। देखो, ये आपका नंबर वन, ये आपका नंबर टू। अब हमें सॉल्व करना है दो इक्वेशंस को, ए और बी के लिए। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आई थिंक ए प्लस बी जो है वो आपके पास आएगा 4। और सेकंड इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो माइनस ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू अगेन 4। अब आप क्या करेंगे, दोनों को अगर आप मान लीजिए यहां पर एडअप करते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं एडअप करूंगा तो एडअप करने पर 2b इज इक्वल्स टू 8, जो इंडिकेट करता है वैसे b आपका 4 हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 4 इन एनी ऑफ द इक्वेशन,
वेदर आप इसमें करें पुट या इसमें करें, तो ये इंप्लाई करता है कि ए आपका जीरो हो जाएगा। तो वजह आपका जो आंसर होगा वो ए पार्ट की द वैल्यू ऑफ ए विल बी जीरो एंड द वैल्यू ऑफ बी विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4। इसमें कोई सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते। एनी क्वेश्चन? एनी नो डाउट? सर। चलिए बच्चे, अब जरा सुनिएगा, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। देखो जो आपका जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सच दैट कि फंक्शन का वैल्यू जो 5 पर है इट इज इक्वल्स टू 75, और फंक्शन का वैल्यू -5 पर जो है इट इज इक्वल्स टू 55। फिर ये कह रहा है कि फंक्शन का वैल्यू p पर इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट q, और दोनों आपके पास जीरो है। नाउ आपको निकालना है कि कितना वैल्यू होगा p इंटू क्यू का, गिवन दैट कि कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल, कि कांस्टेंट टर्म जो आपके पास पॉलिनोमियल में है वो 10 है। ऑप्शन मुझे आपके पास है, ए पार्ट इज 2, बी पार्ट इज गोइंग टू बी -3, सी पार्ट इज गोइंग टू बी 5/11, और डी पार्ट इज गोइंग टू बी नन ऑफ दीज। देखो इसमें करना कैसे बचे, आपको एफ एक्स कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए हमने ये देखा कि वो क्वाड्रेटिक है। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम कहेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फंक्शन की वैल्यू 5 पर 75 है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का वैल्यू -5 पे 55 है। एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू दोनों जीरो है। ओके। तो P इंटू क्यू निकालना है, और ये भी बोला गया है कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म आपका 10 है। देखो अगर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म 10 है तो इसका मतलब है कि आपका एफ एक्स बेसिकली क्या बनेगा, इट विल कम आउट टू बी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 10। ये आपके पास है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये कह रहा है कि एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू जो है ना, उन दोनों की वैल्यू जीरो है। तो अगर एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, ये दोनों जीरो हैं, तो इसका मतलब है कि पी कॉमा क्यू जो है वो रूट्स हैं। पी कॉमा क्यू आपके पास है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर इन दोनों पे फंक्शन वैल्यू जीरो कर रहा है तो ये रूट्स हो जाएंगे आपके पास। अब देखिए, फंक्शन का वैल्यू 5 पर आपको दिया हुआ 75, तो मेरा ख्याल से फंक्शन का वैल्यू जब मैं 5 पे निकालूंगा तो अब मैं यहां से निकालूंगा, अच्छा ये मेरे पास होगा नंबर 1। तो ये बन जाएगा a इंटू 5 का स्क्वायर, प्लस बनेगा b इंटू 5 प्लस 10, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है आपको 75 के। आई होप अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ। अब यस। आइए, फंक्शन का वैल्यू बचा आपको -5 पे दिया हुआ और वो दे रखा है आपको 55। आई थिंक ये बन जाएगा आपका a इंटू -5 का स्क्वायर, प्लस बनेगा b इंटू -5 प्लस 10,
एंड दैट इज इक्वल टू 55। अब देखो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन से नाउ यू आर गेटिंग 25a प्लस 5b इज इक्वल्स टू आई थिंक 65। और सेकेंड इक्वेशन की बात करूंगा तो यहां से बनेगा 25a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 45। बहुत ध्यान से देखिएगा मुझे। अब क्या है, यस सर। अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड अप करोगे, देखो अगर मान लीजिए मैंने ऐड अप किया तो ये बन जाएगा 50a, 50 इज इक्वल टू आई थिंक 110। 110। यस सर। तो इसका मतलब है कि a का वैल्यू कितना बनेगा, 11/5। 110/50। अगर वैसे मैंने यहाँ पे ऐड अप किया है, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मैं 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं 3 - 4 करूंगा तो ऑटोमेटिक वजह आपका जो वैल्यू आएगा वो बनेगा 10b इज इक्वल टू 20। यानी b कितना हो जाएगा, 2। तो आप मुझे बताओ, a निकल गया, b आपको मिल गया, c आप ऑलरेडी जानते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास इस समय जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कितना आएगा, वो बनेगा आपके पास 110/50 यानी कि 11/5 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 10, ये बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, अब आपको इतना तो पता है ना कि p और q उसके रूट्स हैं। तो अगर p एंड q उसके रूट्स हैं तो मेरा ख्याल से मुझे निकालना है p इंटू क्यू। तो गुरमन p इंटू क्यू तो बनेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनेगा कांस्टेंट टर्म विच इज 10 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 11/5। आई थिंक ये जो आपका आंसर आएगा दिस विल कम आउट टू बी 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 11। सो 50/11 इज द रिक्वायर्ड p इंटू क्यू। सो आपका जो इसमें आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी योर डी पार्ट, नन ऑफ दीज। कहीं पर भी कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप पूछ सकते एट एनी स्टेज। नो सर। डन, चलिए। अभी मैं लास्ट में एक प्रॉब्लम दूंगा, आपने ये बताना है कि इस प्रॉब्लम को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट जो मैं आपके पास लूंगा वो सही होगा। सो आई एम गिविंग यू बेसिकली 4 ऑप्शंस फॉर द प्रॉब्लम। जस्ट ए मोमेंट। चलिए, तो इसमें मुझे एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा। अभी इसको हम जस्ट एक मिनट मिलेगा। हम इसको मुझे क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नया पेज अभी है नहीं। सो ओके। दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडेज लेक्चर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच माय डियर। थैंक यू सर। थैंक यू।